पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो क्वेश्चन बैंक बोलते हैं जैक मॉडल पेपर जारी किया है। तो मॉडल पेपर मतलब है कि एक आइडिया दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और इसी से आपको पता चलेगा कि कितना एमसीक्यू पूछेगा, कितना वेरी शॉर्ट पूछेगा, कितना शॉर्ट पूछेगा और कितना लॉन्ग पूछेगा। तो हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, और अगर समय बचा तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आप लोग एक बात और गौर कीजिएगा, इस सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और हम लोग मानते हैं कि अकाउंट्स प्योर न्यूमेरिकल होता है, लेकिन 30 नंबर तो आपका थ्योरी है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल था एमसीक्यू में। यहाँ देखिए प्योर थ्योरी है, देख रहे हैं, यानी इसका मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम थ्योरी मिलेगा आपको। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो आएगा मैक्सिमम थ्योरी मिलेगा। न्यूमेरिकल अगर शायद एक दो दे दिया तो एक तो स्किप करने का ऑप्शन आपके पास है, आप दो स्किप कर सकते हैं, 6 बनाना है 8 में से। तो अगर दो न्यूमेरिकल दे दिया, आप चाहोगे छोड़ना तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बच्चा ये सोचता है कि मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन अकाउंट्स का नहीं हुआ। कोई ज़रूरत नहीं अकाउंट्स का प्रिपरेशन अच्छा करने का। आराम से आप सोचिए, प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी के साथ पढ़िएगा, तो कम प्रिपरेशन में भी अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। इसलिए दो चीज़ है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जो बच्चा रगड़ते रह जाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो बैठ के देखेगा ना, इसलिए हम बोलते हैं क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि समस्या क्या है, आप उसका सॉल्यूशन अपने ढूंढ लोगे। और जो समस्या है, कोई जानना ही नहीं चाह रहा है, भाग रहा है समस्या से, बस ये बोल रहा है समस्या है, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे सब लोग दौड़ रहा है कि बहुत तेज जो है पानी आ रहा है, और तुम भी दौड़ जाओगे तो कितना दूर तक दौड़ोगे, थकोगे, एक समय पानी के रास्ते में आप भी बह जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा रुक के हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो देख रहे पानी तो आ रहा है, लेकिन कॉर्नर वाले एरिया को छोड़ के नीचे वाले एरिया में जा रहा है। तो दिमाग ये लगाना चाहिए कि उतना दौड़ने और थकने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, ऊंचाई वाले जगह में रह जाएंगे। तो यही स्मार्ट वर्क थोड़ा सा लगाना है। तो आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, तो बहुत आसानी से, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो आप लगभग कर लोगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अकाउंट्स बनाने में दिक्कत होता है। एमसीक्यू आप कर ही लोगे, एमसीक्यू में 2 4 5 तो रहता ही छोटा छोटा क्वेश्चन, वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं इसमें एक एक करके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखते जाते हैं, और क्या क्या है हम लोग छोटा छोटा आंसर यहीं पे लिख देंगे, या हम समझा देंगे, आप सुन के भी लिख सकते हो उसको। दूसरा क्या लिखा है, ऐसी दो दशाएं बताइए जिसमें साझेदारों के पूंजी खाते में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा दो कंडीशन बताइए जिसमें पार्टनर का जो है फिक्स कैपिटल और पार्टनर चेंज हो जाएगा। ऐसा कौन सा सिचुएशन है, बोलता है गिव टू सर्कमस्टेंसेस इन विच फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज। ऐसा दो क्या कंडीशन है जिसमें फिक्स कैपिटल पार्टनर का चेंज हो जाएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश गलत लिखा है, हिंदी में लिखा है ऐसी दो दशाएं बताइए जिसमें साझेदारों की पूंजी में परिवर्तन हो जाता है, जबकि होना चाहिए साझेदारों की अस्थाई पूंजी में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो फिक्स कैपिटल को चेंज कर सकता है, जिससे फिक्स कैपिटल चेंज हो सकता है। बताइए ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो मेरे फिक्स कैपिटल को चेंज कर सकता है। तो सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डाल देंगे कैपिटल में, तो मेरा फिक्स कैपिटल चेंज हो जाएगा कि नहीं। या अगर ये नहीं लिखना चाहते तो बता सकते हैं कि जो फिक्स कैपिटल है उसको चेंज करने वाला आइटम का नाम है ड्राइंग। ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल घट जाएगा, और एडिशनल कैपिटल करेंगे और अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। तो फिक्स कैपिटल को दो आइटम ऐसे जो है प्रभावित करता है, पहला है ड्राइंग और दूसरा है एडिशनल कैपिटल। पहला है ड्राइंग और दूसरा क्या है, एडिशनल कैपिटल। इसको सुन के लिखने वाला चीज़ है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। पहला आइटम क्या नाम लिखे, ड्राइंग। ड्राइंग से मेरा कैपिटल चेंज हो जाएगा ना, और ड्राइंग का मतलब आहरण, और दूसरा होता है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मतलब बीच में अगर और पूंजी लगाएंगे तो उससे में मेरा कैपिटल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, चेंज लिखेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ना। ड्राइंग करेंगे तो घट जाएगा, एडिशनल कैपिटल करेंगे तो बढ़ जाएगा। दूसरा लिखा है गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, पहले बताइए फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का क्या है। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और ये भी लिख दीजिए कि ये कब निकालते हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या जब कोई पार्टनर डेथ करता है, तब हम लोग निकालते हैं। गिव वन रीजन टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिट करने के एक रीजन को लिखिए। तो जब हमको पूंजी का कमी आएगा, जब मेरे पास पैसा कम रहेगा, तभी ना पार्टनर लाएंगे। अच्छा पार्टनर और बताइए, और क्या क्या कारण है नया पार्टनर लाने का। तो पहला, जब हमारे पास कैपिटल का शॉर्टेज होता है, पैसे का शॉर्टेज होता है, तो हम नया पार्टनर लाते हैं। दूसरा, जब हम अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, और हम बिजनेस जब बड़ा करना चाहते हैं तो उसको संभालने वाला आदमी तो चाहिए ना, तो उसके लिए भी हम पार्टनर लाते हैं। जब हम तीसरा, किसी रेपुटेड पर्सन को हम पार्टनर बनाते हैं कि उसका नाम का फायदा हमको मिले, जैसे धोनी को पार्टनर बना रहे, तो अगर धोनी को पार्टनर बना रहे हैं तो उसका नाम का फायदा मिलेगा ना। तो ये 3 4 कारण है जिसके कारण हम नए पार्टनर को लाते हैं। तो नए पार्टनर को प्रवेश का एक कारण क्या होगा,
पूंजी की कमी, पैसा कम होगा तो नया पार्टनर लाना पड़ेगा। बात समझ गए? पूंजी की कमी, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लैक ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे? लैक ऑफ कैपिटल। चौथा लिखा है, क्या मृत साझेदार के प्रतिनिधि फर्म के बाद वाले लाभों में हिस्सा मांग सकते हैं? अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो एग्जीक्यूटर होता है, एग्जीक्यूटर मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव समझते हो? पार्टनर मर गया तो पार्टनर पैसा लेने नहीं ना आएगा, उसकी पत्नी आएगी, उसका बेटा आएगा, कोई तो होगा। तो अगर कोई व्यक्ति पार्टनर मर जाता है तो उसके बाद उसका जो अधिकारी होता है, क्या उसको मरने के बाद जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें हिस्सा देंगे? पहले समझिएगा, अगर एक मार्च को मर गया, या मान लो 1 अप्रैल को ही मर गया, या जून में मर गया, तो जून में जिस दिन मरा ना उसके पहले का सब मिलेगा, लेकिन मरने के बाद कुछ कमाया बाकी पार्टनर, तो उसमें मरने वाले को हिस्सा मिलेगा क्या? नहीं ना मिलेगा, क्योंकि भैया आज मर गए, आज के बाद 2 पार्टनर बचा, हम लोग मेहनत करके कमाए, तो इसमें आपको कैसे देंगे? मरने के पहले सब देंगे, जो हिस्सा आपका बनता है सब ले जाइए, मरने के बाद कुछ नहीं, क्योंकि मरने के डेट में आपका सारा हिसाब क्लियर हो गया होगा। बात समझ गए? जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका पूरा हिसाब क्या होता है? मरने के डेट में क्लियर हो जाता है। तो जब आज हिसाब हो गया, सब क्लियर हो गया, पैसा लेके निकल गए, पूंजी उंजी सब निकाल लिए, और उसके बाद जब साल बीतेगा तो एक बोलिएगा कि हमको और दीजिए, कैसे मिलेगा? तो मरने के बाद किसी मरे हुए साझेदार के हिस्से को किसी को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे लिखना होगा, क्या ले सकता है? नहीं ले सकता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी? एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? तो 7 होता है। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 7 सदस्य होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अनलिमिटेड। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अनलिमिटेड। और मिनिमम कितना होना चाहिए? 7। और उसी तरह अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में। और सार्वजनिक कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। आगे लिखा है, व्हाट इज कोलेट्रल सिक्योरिटी? कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? तो कंपनी जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है और उस लोन के बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट गिरवी के रूप में रख देती है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी। जैसे हमारे पास कंपनी, टाटा कंपनी का 5 लाख का डिबेंचर सर्टिफिकेट है 5 लाख रुपए का। अब हम बैंक से लोन लेने गए, बैंक बोलता है कि ला भाई सिक्योरिटी दो कुछ, बिना सिक्योरिटी तो लोन नहीं देंगे, क्योंकि आपको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई सलमान खान तो हो नहीं कि तुम्हारा मार्केट में इतना गुडविल है। तो क्या करे भाई, बैंक से लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन बोलता है कि हमको, मेरे पास गारंटी देना पड़ेगा। तो हनुमान तो है नहीं कि छाती चीर के दिखा दें कि हम सच्चा ईमानदार आदमी है। कैसे, क्या करेंगे बताइए? या तो जमीन का पेपर देंगे या कुछ देंगे, मान लो मेरे पास वो भी नहीं है, तब क्या करेंगे? तो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट टाटा का है वो दे दो बैंक को। अब वो लोग, लीजिए सर 5 लाख का सर्टिफिकेट है टाटा का, टेंशन मत लीजिए, हम तो डूब सकते हैं, टाटा नहीं डूबेगा। तो अगर हम आपका लोन नहीं चुका पाएंगे तो आप टाटा से मेरा पैसा ले लीजिएगा आप। तो अगर कोई व्यक्ति बैंक के पास डिबेंचर सर्टिफिकेट गिरवी रख के लोन लेता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। याद रहेगा? मतलब है उसके बदले में, लोन के बदले में जो सिक्योरिटी रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका एंट्री क्या होता था जनरल? बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन होता था। कोलेटरल सिक्योरिटी का एंट्री क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब लिखा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3। AS3 का मतलब है, याद रखिएगा, MCQ पूछ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? तो 3 में आता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। अब बोला इसका मीनिंग बता दीजिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को बताता है। किसको बताता है? कैश के फ्लो को। कैश, कैश समझते हो? पैसा। 2 तरह का फ्लो होता है कैश का, पैसा आता है और जाता है। आपके पास भी यही होता होगा, रुकता नहीं है सर, तालाब नहीं है, पैसा नदी की तरह आएगा और, आप सोच लोग रोक लेंगे, संभव नहीं। अब दिखा दो, कोई आदमी रोक के दिखा दे, पैसा आएगा जाएगा। तो बोलता है कि कैश या तो इन फ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, पैसा या तो आएगा या जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता पैसा को। अब कोई बोल रहा होगा कि नहीं मेरे यहाँ तो है, कहाँ है? जमीन अगर खरीद लिया तो पापा, तो पैसा गया। प्रॉपर्टी खरीदोगे तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? सोना खरीदोगे तो पैसा, प्रॉपर्टी से हमको मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? कैश कोई नहीं रख सकता, उसको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर देते हैं, जब इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जा रहा है आपके पास। तो कैश का 2 फ्लो होता है, इन फ्लो और पैसा मेरे पास आएगा और जाएगा। तो अगर किसी कंपनी के
कैश के पोजीशन को हम जानना चाहते हैं कि कैश मेरे पास इन फ्लो हो रहा है या आउट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हमको बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश के इन फ्लो और आउट फ्लो के बीच में रिलेशन क्या है, और हमारे पास ज़्यादा इन हो रहा है या ज़्यादा आउट हो रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है या ज़्यादा पैसा जा रहा है। अगर इन ज़्यादा होगा तब क्या कहेंगे? इन ज़्यादा होगा इसका मतलब सोर्सेस अच्छा है, पैसा आया ज़्यादा, हम अच्छे पोजीशन में। और अगर आउट ज़्यादा हो गया तो हम माइनस में चले गए। जितना पैसा आया ये माइनस, या आउटफ्लो ज़्यादा होने का मतलब क्या है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। कमा रहे हैं अठन्नी और रुपया खर्चा कर दे रहे, तो 50 पैसा माइनस में चले जा रहे। और यहाँ क्या होगा? आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी, तभी ना सरप्लस होगा। इन आपके पास कब बचेगा? पैसा आया 1,000 रुपया, पापा जैसे आपके 20,000 कमाए और 18,000 खर्चा किए, तब ना बच रहा है। अब 20,000 कमाए और 22,000 उड़ा दिए, तो कर्जा हुआ कहीं 2,000, क्योंकि 22,000 तो उड़ा ही नहीं सकते। 2,000 क्या हो गया? नेगेटिव चला गया। कहीं कोई दिक्कत है? और अगर कोई घर ऐसा है जहाँ 20,000 कमा के 22,000 खर्चा कर रहे हैं, तो उस घर में हमेशा तबाही रहेगा, हमेशा परेशानी रहेगी। क्योंकि जितना इनकम है लोग क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हमेशा कर्ज में जिएगा। और कुछ घर ऐसा होता है जो कमाता 12,000, खर्चा किया 10,000 और 2,000 बचा लिया और मस्त ज़िंदगी काट रहा, उसके बाद सेविंग्स होता है। तो ये आपको देखना अपने फैमिली में भी मेरा कैश फ्लो क्या है। उसके आधार पर नहीं बोलता है कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। इसका मतलब है कि जितना आमदनी है ना बाबू, बूढ़ा लोग अभी बोलता है, उतने उछलो। ज़्यादा उछलोगे तो वो भी चल जाएगा। इसलिए भैया जितना इनकम आ रहा है, यानी जितना इन आ रहा है, उससे ज़्यादा आउट मत करना। बात समझ गए? जितना इन हो रहा है उससे ज़्यादा आउट नहीं करना है, तो खाली हो जाएगा। ये वही हाल हो गया कि जो है उधर से तालाब में पानी जितना आ रहा है जिस प्रेशर में, उसका डबल प्रेशर में तालाब से पानी निकाल रहे हैं, तो तालाब तो सूखा है, पानी शॉर्ट करेगा ही, परेशानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट आता है, बताए थे ना आपको। कौन कौन सा? एक था इनकम स्टेटमेंट, एक क्या है? इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा क्या है? बैलेंस शीट, जिसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट, आय विवरण हिंदी में इसको बोलते हैं, और इसको स्थिति विवरण बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आय विवरण। और पोजीशन स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिति विवरण। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी कंपनी में, चूंकि हम लोगों को कंपनी का पढ़ना है, तो कोई भी कंपनी जब साल भर अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, तो साल के लास्ट में वो जानना चाहती है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके लिए कंपनी अलग अलग स्टेटमेंट बनाती है। तो अगर इनकम जानना चाहता है, प्रॉफिट लॉस जानना चाहती है कंपनी, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाती है? इनकम स्टेटमेंट। यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलेगा। अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती है कि मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है ये, सॉरी, पोजीशन स्टेटमेंट बनाती है, जिसके अंदर बैलेंस शीट आता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंपनी अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग स्टेटमेंट बनाती है। नेट प्रॉफिट जानना है तो कौन सा स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट। हमको फाइनेंशियल पोजीशन जानना है कि मेरा औकात क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी कितना है, लायबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट? पोजीशन स्टेटमेंट। और अगर हमको कैश के फ्लो को चेक करना है तो कौन सा स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब स्टेटमेंट का अपना अपना पर्पस है। कहीं कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग इसमें चलने वाले हैं शॉर्ट। देख लीजिए, शॉर्ट में भी सब थ्योरी है, लगभग थ्योरी, अगर एक दो छोड़ दें तो अगर अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से प्लान करके किया जाए तो बहुत टफ नहीं है। जो हम लोग अपने मन में बैठा रखें कि अकाउंट्स तो गया, बहुत बच्चा सोच रहा है किसी तरह पार लग जाए बस। तो किसी तरह पार लगाने की जरूरत नहीं है, प्लान करके चलेंगे तो टेंशन नहीं होगा, अच्छा खासा मार्क्स आया जा सकता है। क्या? अब देख लीजिए, यहाँ भी ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि अकाउंट से भैया प्योर बीएसटी जैसा थ्योरी तो रहेगा नहीं। बट थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते जाना है, जो जो रहेगा। देखो लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को जानने के लिए तैयार किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? कि हम कैश के इन फ्लो और आउट फ्लो को देख सके, ताकि हम अच्छा डिसीजन अपना ले सकें। अच्छा, फ्यूचर में आपको डिसीजन लेना हो अपने कंपनी से संबंधित, तो आपको कैश फ्लो के बारे में जानकारी होना चाहिए ना। जैसे आपके पापा और आप दोनों में डिसीजन मेकिंग में, आपके पापा सब कुछ जानते हैं कि मेरा कितना पैसा आता है, कितना जाता है, तो वो सारा डिसीजन हाँ या ना में कर देंगे। कोई काम आप बोलोगे कि ये करना है, तो बोल देंगे नहीं ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो। और किसी काम में हाँ बोल देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
हाँ, उनको पता है कि मेरे रेंज से ऊपर है या रेंज से नीचे। अगर उनके रेंज से ऊपर जा रहा है तो बोलता है ना बाबू मत करो, इतना हम नहीं दे पाएंगे। आपको नहीं पता है क्योंकि आपको अभी इनकम के बारे में नहीं पता, इसलिए आपको पता ही नहीं। आपको लगता है कि हमको नहीं दिए पैसा, आप गुस्सा गए घर से, पेरेंट्स से। लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं कि मेरा फ्लो ऑफ कैश क्या है। अगर हम अपने फ्लो ऑफ कैश से ज़्यादा जा सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा रिस्क लेता है कि जितना मेरा आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, तो शायद उसको कोई उम्मीद होगा कि अगले महीने हम ज़्यादा कमाएंगे, तभी तो कर लेगा। बात समझ गए? और नहीं तो जो फिक्स इनकम वाला व्यक्ति है वो कभी हिम्मत नहीं करता है। वो बोलता है जितना इनकम है उससे कम ही खर्चा करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन में चलना है। कहीं कोई दिक्कत है? और जिसके पास कॉम्प्रोमाइज़ शब्द नहीं है, समझ जाओ उसके पास ब्लैक मनी आ रहा है। क्योंकि आमदनी से ज़्यादा अगर खर्चा हो रहा है और वो पूरा हो रहा है, इसका मतलब काला धन पहुंच रहा है। या तो कोई संपत्ति घर का बिक रहा होगा। एक्स्ट्रा पैसा कब आता है? जब कोई प्रॉपर्टी बेच दिया जाता है या तो ब्लैक मनी क्रिएट हो जाता है। तो याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? कैश के फ्लो को चेक करने के लिए कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। चलिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम लोग बनाते हैं अभी, इसको बना के देखते हैं हम लोग। छोटा सा है क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत टफ नहीं है। क्या निकालना है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ठीक है, 25% एबव कॉस्ट है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो बताइए, जब एवरेज इन्वेंट्री दे दिया और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया है, तो फॉर्मूला तो आईटीआर ना लगेगा। आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? से वो जीएस बटा, देखिए स्टॉक जो है ना, इसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। इसको हम लोग एसटीआर भी बोले थे, याद कीजिएगा। आपको हम पढ़ाए थे एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एसटीआर का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फुल फॉर्म हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सी वो जीएस, चलिए एसटीआर देखिए कितना अपने पास है, 5 टाइम्स, तो 5/1 कर देते हैं। सी वो जीएस नहीं पता है, लेकिन एवरेज स्टॉक को ही हम लोग एवरेज इन्वेंट्री बोलते हैं। कितना है? 50,000। इसका मतलब सी वो जीएस कितना निकल गया जी? क्रॉस कर दो। तो सी वो जीएस का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 2.5 लाख रुपया कॉस्ट निकल गया, लेकिन अपने को प्रॉफिट पूछ रहा है। अपने को क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट। अब यहाँ प्रॉफिट के लिए कुछ बोल रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% एबव कॉस्ट है, यानी कॉस्ट का 25% कमाते हैं। ये बोला सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम, पुराना नाम सेल है, नया नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब पुराना नाम क्या है? सेल है। तो सेल क्या बोलता है कि 25% ज़्यादा करेंगे, लागत से 25% ज़्यादा करेंगे तो कमाएंगे कितना? लागत मेरा 2.5 लाख रुपया रहा, और कंपनी ये प्लान बना कर रखी कि लागत से 25% ज़्यादा में बेचेंगे तो कमाएंगे कितना? 25% ना जी। लो, हम 10 रुपया में पेन खरीद के लाए और हम बोले 25% ज़्यादा में बेचेंगे, कम से कम 25% कमाएंगे ही कमाएंगे। तो कितना में बेचेंगे? तो 10 रुपया प्लस इसका 25%, तो 10 का 25% आता है 2.5 रुपया। इसका मतलब 10 और प्लस 2.5 रुपया का प्रॉफिट, तो 12.5 में बेचेंगे। तो यहाँ खुद लिखा हुआ है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? क्या लिखा है कि हम 25% एबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट से ऊपर 25% बेचेंगे। तो जितना कॉस्ट से ऊपर बेचते हैं उसी को ना प्रॉफिट बोलते हैं। कॉस्ट से जितना ऊपर होता है वही तो प्रॉफिट होता है। तो मेरा कॉस्ट कितना है? 2.5 लाख, और इसका कितना परसेंट बोल रहा है? तो 2.5 लाख का 25% निकाल दीजिए। 25 तो कितना आता है ये? 1 जीरो है ये, ठीक है। 62,000। इसका मतलब 62,500 कमाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा था, इसलिए सेल पूछता तब क्या करते? तो 250 प्लस 62,500 जोड़ देते ना सेल निकालने के लिए, कि भैया इतना रुपये मेरा लागत है, इतना कमाएंगे, तो दोनों जोड़ के ना बेचेंगे। बात समझ आई सबको? बनाया जा सकता है? तो चलिए फटाक से इसको बना ली, ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए न्यूमेरिकल का। फटाक फट इसको निपटते चले जाए हम लोग। आगे बढ़ा जाए। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एम लिमिटेड ने खुले बाजार से अपने 2010% ऋण पत्रों को 100 रुपये वाले
प्रति वाले तुरंत निरस्त करने के लिए क्रय किया गया। जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर हम 2000 डिबेंचर को खरीदते हैं तो इसका जर्नल क्या आएगा? बोलता है कि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 2000 डिबेंचर 10% डिबेंचर 100 रुपये हम खरीदते हैं तुरंत कैंसिलेशन के लिए, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो बताइए, अगर 2000 डिबेंचर हम लोग जारी करते हैं, कोई एट पार एट प्रीमियम है भी नहीं, सॉरी एट पार है, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं है, 2000 डिबेंचर 100 रुपये का एक डिबेंचर कितना हो गया? 2 लाख। अगर हम इसको ओपन मार्केट में बेचेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा? किसी को दिक्कत होगा? अगर एट प्रीमियम होता, एट डिस्काउंट होता तो परेशानी होती है, एट पार में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखिए एक और क्वेश्चन है, 2,65,000 का मशीन खरीद रहे, 1 लाख नगद दिए, याद आ रहा है कुछ? इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जब हम 2,65,000 का मशीन खरीदे थे तो याद कीजिए क्या लिखते थे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है 2,65,000। अब वेंडर को पैसा दिए 1 लाख रुपया, तो दूसरा एंट्री क्या बनता है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश दिए, एक बैंक से दिए, नगद दे दिए, चलिए कैश कर देते। तीसरा एंट्री क्या होगा? अच्छा, 2,50,65 का खरीदे, 1 लाख दे दिए, तो अब कितना बचा? 1,65। 1,65 को कैसे देना है? तो बोलता है 10 रुपया वाला डिवेंचर शेयर देना है, और कितना में देना है? 10% प्रीमियम है। तो याद कीजिए क्या एंट्री होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो पढ़े हैं उसको समझ जाएंगे। ये टॉपिक किसका है? इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश का। ये टॉपिक आपको बता दिया गया। अभी आपको कितना पेमेंट करना है? 2,65 का खरीदे तो उधार 1 लाख दे दिए, तो बचा 1,65,000। तो पहले 1,65 यहाँ लिख दीजिए। अब आपको 1,65 देना है, तो चलिए ठीक है, 1,65,000 देना है। एक शेयर का दाम 10 रुपया है, लेकिन 10% प्रीमियम में बेच रहे हैं, तो 10 रुपया का 10% प्रीमियम, 10 रुपया का 10% 1 रुपया होता है। इसका मतलब 10 रुपया का चीज़ 11 में बेच रहे हैं। अरे हाँ या नहीं? शेयर कितने का है? 10 रुपये का, और 10 रुपया का 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 10 का 10%, 10 गुने 10/100, 1 रुपया। इसका मतलब कितना में बेच रहे हैं आप? 11 में बेच रहे हैं, तो कितना में बिकेगा? 11 के 11, 11×5 = 55। इसका मतलब कितना बेचेंगे? 15,000 शेयर बेचना पड़ेगा। कितना शेयर बेचना पड़ेगा? 15,000 शेयर बेचेंगे, काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा? देखो इधर, 15,000 शेयर बेचेंगे, एक शेयर कितने का है? 10 रुपया, तो 1.5 लाख रुपया शेयर बेच के कमा लेंगे, हाँ या नहीं? और यहाँ 15,000 प्रीमियम कितना था? 1 रुपया ना प्रीमियम है, तो 15,000 रुपये प्रीमियम से कमा लेंगे। 1,65 आ गया जुगाड़। अरे इसको 1,65 ही ना देना था, तो 1.5 लाख शेयर, 1.5 लाख तो हम शेयर बेच के कमा लिए और 15,000 प्रीमियम से कमाए, दोनों मिला के इसको निपटा दिया, 1,65,000। कहीं कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन कितना बार बनाए, अगर जाके 10 बार इसको बना जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं बनाएंगे तो जीवन भर ये परेशान करेगा। बना लेंगे 10 बार, क्लियर हो जाएगा कि हम वेंडर वाला एंट्री क्या करना है, हम लोग को कंसिडरेशन अदर देन कैश का एंट्री क्या करना है, ये आसानी से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, 41 छूट गया। डिस्कस द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये तब तो बुक में भी अपने पास है। वित्तीय विश्लेषण जो आप पढ़े होंगे अगर पार्ट बी में, तो एक चैप्टर पढ़ाया गया था वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है। 4-5 उद्देश्य है, आप लिख सकते हैं उसमें। अच्छा बताइए, विश्लेषण करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? विश्लेषण मतलब होता है डिटेल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट का डिटेल में जाके स्टडी करते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है? तो पहला पता चलता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि हमारा ये बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरा पता चलता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, वित्तीय स्थिति कैसी है, अभी ये मजबूत है, खराब है, जिसको फाइनेंशियल हेल्थ बोलते हैं हम लोग। और तीसरा, हम लोग इसके अगर हम पूरा डेप्थ में जाके अपनी कंपनी का पूरा एनालिसिस किए हैं तो हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, नहीं हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं, कि आप डिसीजन लेने में भी मददगार हो जाता है। आसानी से आप डिसीजन ले सकते हैं अगर किसी कंपनी के बारे में पूरा जानते हैं तो। और क्या फ़ायदा होगा? तो कंपेयर करना आसान होगा। और क्या फ़ायदा होगा? अपने मैनेजर्स को मॉनिटर करना आसान होगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। जब आप डेप्थ में जाके पढ़ेंगे किसी चीज़ को, समझेंगे किसी चीज़ को, तो आप पहला तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा, और उसके साथ साथ मैनेजरियल एक्टिविटी में हेल्प होगा। बहुत सारा फ़ायदा है, इसलिए आपके पास ये बुक में लिखा हुआ होगा,
आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। पार्ट बी चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 8 में आपको ये मिल जाएगा। पार्ट बी में अगर SK सिंह का बुक रखते हैं तो पार्ट बी चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक आपका मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका आंसर जरूर कर लेंगे। कुछ कुछ थ्योरी का आंसर खुद भी ढूंढ लेना है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, कुछ को बताने की जरूरत है? ये कब बनता है? जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो डिसॉल्व होते समय हम लोग सारे एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सारे एसेट्स को लिखते हैं डेबिट साइड, फिर सारे लायबिलिटी को क्रेडिट साइड, फिर एसेट बेचते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। अगर पैसा घटा तो पार्टनर से मांगा जाएगा और पैसा बढ़ा तो पार्टनर को दे दिया जाएगा। यही करते हैं, यही काम करना है। इसके लिए जो खाता बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी एसेट को बेचने के लिए और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। अब नीचे लिखा है एक और पार्टनरशिप में। अच्छा चलिए, तो ऐसे निकल जाएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं। पढ़िए क्वेश्चन। बोलता है ABC बिना पार्टनरशिप डीड का पार्टनरशिप में है। ABC 3 पार्टनर है जिनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं। बोलता है विदाउट एनी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है तो इसका मतलब इक्वल बटेगा। जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाता है तो रेशियो इसका क्या रहता है? 1:1:1। 3 पार्टनर, आगे क्या लिखा है? ए रिटायर करता है, कैलकुलेट फ्यूचर रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। मतलब ए रिटायर करता है तो बाकी जो पार्टनर उसका फ्यूचर रेशियो क्या होगा? 1:1 ही ना होगा जी। बी और सी का क्या बचेगा? जब ए रिटायर किया तो काट दो, तो इन लोग का रेशियो क्या होगा? इफ दे एग्री टू एक्वायर ए शेयर इक्वली। अच्छा, बोलता है कि ये लोग ए के शेयर को बराबर बराबर लेता है, तब बताओ रेशियो क्या होगा? अभी इस तरह नहीं चलेगा, ये काम काटने वाला नहीं चलेगा। काटने वाला काम कब चलता है, कब बताओ? हाँ, जब लिया यहाँ दिया नहीं रहता है कौन ले रहा है तब ना। अगर दिया है कि कौन ले रहा है ये ठीक है। ये देखो, ए का हिस्सा ये लोग इक्वली लेता है, आधा आधा। ए का हिस्सा बी और सी क्या करता है? आधा आधा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे? गेनिंग रेशियो। तो बताओ बी कितना लेगा ए का शेयर और सी कितना लेगा? तो ए का शेयर कितना था? 1/3, 1/3, यही ना। उसका आधा आधा लेता, आधा मतलब इसका मतलब है कि ए के रिटायर होने से बी को कितना फायदा? 1/6। और ए के रिटायर होने से सी को कितना फायदा? ए। तो न्यू रेशियो क्या होगा? तो पहले समझो बी और सी का। तो बी का पहले से कितना था? 1/3 था। और ए के रिटायर होने से कितना लूटा? इसका भी 1/3 था प्लस 1/6 लूटा है, हाँ या नहीं? इसका तो कितना आता है? 6 आएगा। 3 2 प्लस 1 यानी 3/6। बात वही होगा, 1 1 ही आएगा। और इसका कितना आएगा? 3/6। तो जब 3/6 है तो रेशियो 3:3 ना होगा जी। तो कटेगा कितना आएगा? 1:1 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो, बोलता है करेंट रेशियो 2.5 है, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालना है। याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बताया गया था आप लोग को। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बताया गया जिसमें करंट रेशियो दिया, वर्किंग कैपिटल दिया और CA CL निकालना है। बना के दिखा देते हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करके लॉन्ग में चलेंगे। यानी बहुत टफ नहीं है, ये कहा जाए तो बहुत टफ नहीं है। अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे बिना पढ़े कुछ हो जाए तो असंभव है, संभव नहीं लगता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा काम। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। CR दिया हुआ है कितना? 2.5। वर्किंग कैपिटल दिया है कितना? 45,000। और पूछ रहा है CA निकालो एंड CL निकालो, दोनों ना पूछ रहा है। तो सोचिए WC दिया है तो WC से ही सॉल्व होगा और कोई उपाय नहीं है। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? CA माइनस CL। एक बात बताओ, अगर करंट रेशियो ये है तो करंट रेशियो किसको बताता है? CA को बताता है, और 2.5:1 है ना, और CL को बताता है। करंट रेशियो कैसे निकलता है? CA/CL। तो अगर 2.5:1 है तो इसका मतलब 2.5 मेरा क्या है? करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी कितना है? 1। तो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना होगा? यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जब ₹2.5 2.5 मेरा करंट एसेट होगा और करंट लायबिलिटी अगर 1 होगा तो करंट वर्किंग कैपिटल तो 1.5 होना चाहिए। अब चलिए समानुपात में, वेन वर्किंग कैपिटल देन करंट एसेट। जब मेरा वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो उसमें करंट एसेट कितना है? 2. और जब मेरा वर्किंग कैपिटल 45,000 है तो उस हिसाब से करंट एसेट क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कितना बार बता चुके हैं क्वेश्चन, याद आ रहा है? क्रॉस करना है, जिसके सामने का मिसिंग होगा वो नीचे जाएगा। किसके सामने मिसिंग है? सामने मतलब क्रॉस,
1.5 का ना मिसिंग है जी, ये दोनों तो ठीक है, तो ये दोनों ऊपर भेजिए। तो x बराबर होगा 45,000 इंटू 2.5 और नीचे कितना आएगा 1.5। ध्यान दीजिएगा पॉइंट से पॉइंट हटेगा, उड़ा देते हैं। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25 होगा। अब 15 तिया 45 और 15 को 5 से करें कितना आएगा, इसका मतलब है करेंट एसेट निकल गया। करेंट एसेट बराबर कितना होगा 75,000। तो करेंट एसेट मिल गया। दूसरा क्या निकालना आपको, करेंट लायबिलिटी। तो यही फॉर्मूला से दिमाग लगाओ ना, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करेंट एसेट निकल गया, करेंट लायबिलिटी निकालना है। क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो तो माइनस वाला प्लस होगा, होगा। और इसको इधर भेज दो, क्या होगा करेंट लायबिलिटी बराबर डायरेक्ट करेंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट है 75,000, वर्किंग कैपिटल कितना है। ऐसे भी याद रखना, करेंट एसेट और वर्किंग कैपिटल के बीच जो डिफरेंस होता है उसको करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कितना अंतर है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, करेंट एसेट और वर्किंग कैपिटल के बीच जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी भी मिल गया, करेंट एसेट भी मिल गया, बन गया क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है, फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट, सॉल्यूशन रेडी। फॉर्मूला अगर सेट नहीं रहेगा सॉल्यूशन रेडी नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्मूला सेट करना बहुत ज़रूरी है कि किस क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे, कैसे डील करेंगे। और ये क्वेश्चन तो आपके बुक का क्वेश्चन है, अगर स्टार्टिंग में देखें तो ये अपने बुक का क्वेश्चन, इसका ऐसा क्वेश्चन कितना सारा हम लोग बना चुके हैं। इसको प्रैक्टिस करना है और बनाना है। कोई दिक्कत, इसी तरह सारे का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोगों के पास, ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है जिसमें पीएल, अच्छा सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करना है। दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का होगा, हाँ शामिल होता है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डिसोल्यूशन का पार्टनर क्वेश्चन है, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन लंबा जाएगा। उसके बाद शेयर्स का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है ना, ईसा लिमिटेड 50 नंबर। और एक लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। और लास्ट एक थ्योरी है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप लोग ढूंढ लेना, वही चैप्टर में मिलेगा। कौन, एक्सरसाइज 8 वही मिलेगा कि वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य क्या। अभी तो बता चुके ना, वहाँ भी पूछा था यहाँ भी पूछा है, वहाँ छोटा लिखना है यहाँ बड़ा लिखना है, आंसर तो वही है। और बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे तो मज़ा आएगा। और इसी तरह से हम लोग सारे सब्जेक्ट का पूरा करते चले जाएंगे तो आप लोगों का कमांड बढ़ेगा।